27 अगस्त को शाम के समय वैशाली बलसारा अपने पति से यह कहकर घर से निकली थी कि वो किसी दोस्त से मिलने जा रही है और उसे कुछ काम भी है, इसलिए वह थोड़ी देर में घर लौट आएगी। इस पर पति हरीश बलसारा ने भी वैशाली से ज़्यादा कुछ नहीं पूछा, क्योंकि वैशाली एक सिंगर थी, तो इसलिए परफॉर्मेंस के लिए उसे कई लोगों से मिलना होता था। और फिर शाम 6:45 पर वैशाली अपनी कार से निकल गई। लेकिन जब कई घंटे बीत जाने के बाद भी वैशाली घर नहीं लौटी तो हरीश बलसारा ने पत्नी वैशाली को फ़ोन किया, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। इसके बाद हरीश ने अपने रिश्तेदारों और जानने वालों को भी फ़ोन किए, लेकिन वैशाली के बारे में कहीं से भी कुछ पता नहीं चला। अब हरीश को वैशाली की चिंता होने लगी थी। इसके बाद हरीश ने तुरंत अपनी गाड़ी निकाली और वैशाली को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। बहुत तलाश करने पर भी ना तो उसे वैशाली मिली और ना ही वैशाली ने उसका फ़ोन उठाया। हरीश ने सोचा कि शायद वैशाली किसी काम में बिजी हो और हो सकता है वह देर रात तक लौट आए। यही सोचकर हरीश वापस अपने घर लौट आए और वैशाली का इंतज़ार करने लगे। इंतज़ार करते करते सारी रात बीत गई, लेकिन वैशाली अपने घर नहीं लौटी। इसके बाद सुबह होते ही हरीश बलसारा सीधे पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। इधर बलसाड़ पुलिस भी तुरंत ही वैशाली की तलाश में जुट गई। उसे तलाश करते करते सुबह से शाम हो गई, पर पुलिस को भी वैशाली कहीं भी नहीं मिली। लेकिन फिर उसी दिन यानी 28 अगस्त 2022 को शाम के समय बलसाड़ शहर के पहाड़ी इलाके में ही नदी के किनारे एक व्यक्ति टहल रहा था, और जब वो एक व्यक्ति मेन रोड से हटकर दूसरी सड़क पर आया तो उस व्यक्ति को वहाँ उस रोड पार नदी के किनारे एक गाड़ी खड़ी हुई दिखाई दी। वो गाड़ी लवारिस हालत में खड़ी थी। इसके बाद वो व्यक्ति गाड़ी के थोड़ा पास जाता है, लेकिन जैसे ही उसने गाड़ी के अंदर झांक कर देखा तो उसकी हालत ख़राब हो गई, क्योंकि वहाँ उस कार के अंदर एक लड़की का शव पड़ा था। इसके बाद उस व्यक्ति ने तुरंत पुलिस को फ़ोन कर दिया, क्योंकि ये इलाका भी बलसाड़ पुलिस के अंतर्गत ही आता था। इसलिए बलसाड़ पुलिस की एक टीम वारदात के जगह पर पहुंच जाती है, लेकिन कार की और उस लाश की हालत देखकर पुलिस को यह समझते देर नहीं लगता कि ये मामला कत्ल का है, क्योंकि उस लाश की गर्दन पर गला दबाए जाने के निशान नज़र आ रहे थे। ऐसे में पुलिस ने सबसे पहले हरीश बलसाड़ को फ़ोन किया और पहाड़ी में नदी के किनारे मिली उस लाश की पहचान करने के लिए उसे मौका वारदात पर बुलाया। उससे पुलिस ने कहा कि हमें बलसाड़ इलाके में नदी के किनारे एक बैलून कार में किसी महिला का शव मिला है, इसलिए आप जल्दी से घटना स्थल पर पहुंचकर उसकी पहचान कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है ये सब आपकी पत्नी का ही हो। इतना सुनते ही हरीश भागता हुआ मौका वारदात पर पहुंचता है। अपनी पत्नी की कार और उसकी लाश को देखते ही हरीश फुट फुट कर रोने लगा, और अब ये बात तो साफ हो गई थी कि मरने वाला लड़की कोई और नहीं बल्कि हरीश का पत्नी वैशाली बलसारा ही है। वहाँ के आसपास लोगों ने भी हरीश की पत्नी वैशाली बलसारा को पहचान कर लिया था, क्योंकि हरीश और वैशाली इस इलाके के लोगों के लिए जाना पहचाना चेहरा था। जहाँ वैशाली एक मशहूर गरबा सिंगर थी, वह उसकी पति हरीश भी एक मशहूर गिटारिस्ट था। लेकिन अब सवाल ये था कि आखिरकार वैशाली का कत्ल कैसे हुआ। शहर के इस इलाके में सुनसान जगह पर उसी की कार के अंदर उसकी जान किसने ली। आखिर वैशाली से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? क्या ये कोई रिश्ते में दांव पेच का अंजाम था, या प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई विवाद, या फिर कुछ और? इन सब बातों का पता लगाने के लिए पुलिस ने सबसे पहले वैशाली की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। साथ ही उसके पति हरीश से पूछताछ करनी शुरू की, लेकिन इस मामले में हरीश से पूछताछ करने पर पुलिस को ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं मिली, क्योंकि हरीश ने भी पुलिस को सिर्फ इतना ही बताया था कि शनिवार को वैशाली किसी से मिलने जाने की बात कहकर घर से निकली थी, लेकिन वो कहाँ जा रही थी और किससे मिलने जा रही थी
इसके बारे में वैशाली ने उसे भी कुछ नहीं बताया था, इसलिए उसे भी इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि वैशाली अपनी ज़िंदगी के आखिरी समय किसके साथ थी। उधर पुलिस को हरीश के बयान और उसकी बातचीत करने की अंदाज से इस बात का एहसास हो चुका था कि हरीश उनसे कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं कर रहा है। इसलिए शुरुआती पूछताछ के बाद ही वैशाली के पति हरीश को पुलिस ने क्लीन चिट दे दी, यानी अब हरीश शक के घेरे से बाहर हो चुका था। लेकिन ऐसे में पुलिस को सामने चुनौती ये थी कि आखिर वैशाली के कातिलों तक कैसे पहुंचा जाए। जांच को आगे बढ़ाने के लिए पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस के 8 अलग अलग पुलिस टीम बनाई, जिन्होंने उनके हिस्से का काम सौंपा गया। पुलिस ने सबसे पहले वैशाली के मोबाइल फ़ोन की कॉल डिटेल्स निकलवाई, साथ ही वैशाली के घर से लेकर मौका वारदात वाली जगह तक उसे पूरे रूट की सीसीटीवी फुटेज को भी खंगालना शुरू किया। पहले पुलिस ने वैशाली की कॉल डिटेल में पाया कि वैशाली ने अपने घर से निकलने से पहले और निकलने के बाद किसी बबीता कौशिक नाम की महिला से बात की थी, और दूसरे ही मौका ही वारदात के आसपास के सीसीटीवी कैमरा में 27 अगस्त की शाम को बबीता कौशिक की कई जगह पर नज़र आई। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से बिल्कुल मेल खा रही थी। साथ ही पुलिस को ये भी पता चलता है कि बबीता कौशिक वैशाली की बहुत अच्छी दोस्त थी। इसके बाद पुलिस ने बिना देरी किए बबीता को पुलिस स्टेशन लाकर उसे पूछताछ करने का फैसला किया। लेकिन अब पुलिस के सामने प्रॉब्लम ये थी कि बबीता शक के घेरे में थी। दरअसल वो खुद 9 महीने की प्रेग्नेंट थी और वो किसी भी समय बच्चे को जन्म दे सकती थी। ऐसे में उसे सख्ती से पूछताछ करना बिल्कुल भी ठीक नहीं था, क्योंकि इससे बबीता के साथ साथ उसकी कोख में पल रहे बच्चे के जान को भी खतरा हो सकता है। लेकिन उससे पूछताछ करना जरूरी थी। इसके लिए पुलिस ने एक मेडिकल ऑफिसर को बुला करके उसकी मौजूदगी में बबीता से पूछताछ करनी शुरू की। हालांकि पुलिस को बबीता के खिलाफ मिले सबूतों के साथ साथ उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर भी लग रहा था कि इस कत्ल में बबीता का कुछ न कुछ तो हाथ जरूर है। लेकिन पुलिस के लिए सारी कड़ियों को जोड़ना अभी बाकी था, और जैसे ही पुलिस ने बबीता से सवाल जवाब करने शुरू किए तो इस कत्ल में एक के बाद एक कई राज खुलते चले गए। पूछताछ के दौरान बबीता ने पहले तो 27 तारीख को शहर के पहाड़ी इलाके की ओर जाने की बात से साफ इनकार कर दिया था। लेकिन जब पुलिस ने अपनी पास उसकी कई सीसीटीवी फुटेज होने की बात कही तो उसने ये स्वीकार कर लिया। वो शाम के समय पहाड़ी इलाके की और गई थी और वहाँ उसकी मुलाकात अपनी दोस्त वैशाली से भी हुई थी। इसके बाद पुलिस ने बबीता को परखने और उसे उसी की बातों में फंसाने के लिए चाल चली। इसके बाद पुलिस ने बबीता को परखने और उसे उसी की बातों में फंसाने के लिए एक और चाल चली। पुलिस ने उससे पूछा कि क्या उसे वैशाली को किसी और के साथ देखा था। इस पर बबीता ने तुरंत कहा कि हाँ, उस दिन वैशाली अपनी कार में 2 लोगों के साथ मौजूद थी। इसके बाद पुलिस ने जानबूझकर बबीता को एक ऐसे व्यक्ति के फोटो दिखाई जिसका इस मामले से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि बबीता तो पहले ही इस मामले को बचना चाहती थी। इसलिए बबीता ने उस अनजान व्यक्ति की फ़ोटो को देखकर कहा, मैंने उस दिन वैशाली के साथ इस व्यक्ति को देखा था, और इससे साफ हो गया था कि बबीता अब भी झूठ बोल रही है। इसके बाद पुलिस ने बबीता का सच्चाई से सामना कराया और उसे बताया कि इस तरह झूठ बोलकर वह खुद ही अपनी बातों में फंस चुकी है, क्योंकि जिस व्यक्ति को बबीता वैशाली के साथ देखने के बाद कह रही थी वह व्यक्ति तो वैशाली को जानता तक नहीं था। इसके बाद थोड़ी कड़ाई से पूछताछ करने पर बबीता ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। लेकिन 9 महीने की गर्भवती बबीता, जो अब किसी भी दिन अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी, वे मां बनने वाली थी, उसे अचानक ऐसा क्या हो गया था जिसकी वजह से उसने अपनी ही दोस्त वैशाली को कत्ल कराने का प्लान बना लिया था। लेकिन प्रेग्नेंट बबीता के लिए अकेली ही दोस्त वैशाली का कत्ल करना मुमकिन नहीं था, यानी इस कत्ल में उसके साथ कोई और भी व्यक्ति शामिल जरूर था। लेकिन अब सवाल आता है कि आखिरकार वो व्यक्ति कौन हो सकता है, और फिर इसका जवाब भी पुलिस को जल्द ही मिल गया। दरअसल इस घटना से करीब 1 साल पहले वैशाली और बबीता की मुलाकात किसी फंक्शन के दौरान हुई थी।
उन दोनों ने नंबर एक्सचेंज किए और फिर वो दोनों फ़ोन पर बातें करने लगी। इस तरह बात करते करते उन दोनों में दोस्ती हो गई। वैशाली और बबीता की दोस्ती इतना ज़्यादा बढ़ गई कि जब भी बबीता को पैसे की ज़रूरत पड़ती थी तो वो वैशाली से पैसे मांग लेती थी और वैशाली उसकी मदद कर देती थी। यानी वो बबीता को पैसे दे देती थी और बबीता किसी न किसी बहाने वैशाली से पैसे उधार मांगती रहती थी। इधर वैशाली भी बिना कुछ सोचे समझे उसे पैसे देती जा रही थी और फिर देखते ही देखते वैशाली ने मात्र 1 साल में अलग अलग कुल मिलाकर के 25 लाख रुपये उधार दे दिए। अब वैशाली अपने 25 लाख रुपये वापस मांगने लगी, लेकिन बबीता वो रुपये लौटाना नहीं चाहती थी, जिसकी वजह से बबीता को बहुत टेंशन होने लगी। उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वैशाली का कर्ज दे सके, लेकिन फिर भी उसने वैशाली को यह कह दिया था कि इतनी बड़ी रकम एक बार में तो नहीं दे सकती, मगर फिर भी वो थोड़ा थोड़ा करके सारा कर्ज उतार देगी। वैशाली इस बात को भी मान गई, लेकिन असल में बबीता वो पैसा लौटाना नहीं चाहती थी। धीरे धीरे उधार के उन 25 लाख के चलते ही अब उन दोनों ने रिश्ते में भी कड़वाहट आने लगी और जब बबीता पर वैशाली ने पैसे चुकाने के लिए दबाव बनाना शुरू किया तो इस पर बबीता ने सोचा कि क्यों ना वैशाली को ही रास्ते से हटा दिया जाए। बबीता उस समय फेसबुक पर भी एक्टिव रहती थी और फेसबुक पर उसके ढेर सारे फ्रेंड्स भी थे, जिसमें से कुछ के साथ वो अक्सर चैटिंग भी करती थी। इसी बीच बातचीत में अपने कुछ फेसबुक फ्रेंड को भरोसे में लेकर उन्हें भी एक कहानी सुनाई और उसने कहा कि वो अपने दोस्त वैशाली से पीछा छुड़ाना चाहती है। उसके इन्हीं फेसबुक फ्रेंड्स सुपारी की लड़की थी जिसका नाम सुखविंदर सिंह भाटी, वो पंजाब का रहने वाला था। वो दोनों पिछले कई साल से फेसबुक फ्रेंड थे। बबीता ने वैशाली को रास्ते से हटाने के लिए सुखविंदर सिंह से बात की। सुखविंदर सिंह वैशाली की जान लेने के लिए तैयार हो गया, लेकिन इसके लिए सुखविंदर सिंह ने बबीता से 10 लाख रुपये की मांग की। बबीता ने उसके साथ मोल भाव करना शुरू कर दिया। फिर 8 लाख रुपये में वैशाली का कत्ल करने की बात तय हुई, क्योंकि सुखविंदर सिंह भी एक काम अकेला नहीं कर सकता था, इसलिए उसने अपने एक दोस्त त्रिलोक सिंह को भी इस साजिश में शामिल कर लिया। इधर वैशाली भी बबीता की अच्छी दोस्त थी। वैशाली उस पर बहुत भरोसा करती थी। बबीता जब भी वैशाली को कहीं बुलाती तो वो बिना कुछ सोचे समझे बबीता के पास पहुंच जाती थी। 27 अगस्त की शाम को भी बबीता ने वैशाली को उधार दिए गए रुपये वापस लौटाने का झांसा दिया। इसके बाद के मुताबिक 27 अगस्त की शाम को बबीता और 2 सुपारी किलर्स बलसाड़ के पहाड़ी इलाके में खाली पड़ी एक डायमंड फैक्ट्री में पहुंचते हैं। बबीता अपनी स्कूटी से आई थी, लेकिन प्लान के अनुसार उसने अपनी स्कूटी को वारदात वाली जगह से करीब 1 किलोमीटर पहले ही छोड़ दी। बबीता वहां से ऑटो में बैठकर खाली पड़ी उस डायमंड फैक्ट्री में पहुंच गई। उसने वैशाली को भी डायमंड फैक्ट्री में बुला लिया। बबीता का फ़ोन आने के बाद वैशाली रुपये लेने के लिए फैक्ट्री में पहुंच गई। वहां पर बबीता पहले ही उसका इंतज़ार कर रही थी। इसके बाद बबीता वैशाली की कार में बैठकर काफ़ी देर तक बातें करती है। बबीता अपने साथ 8 लाख रुपये लेकर के आई थी। उसने वो रुपये वैशाली को दिए और कहा कि इन्हें एक बार चेक कर लो। वैशाली पैसे गिनने लगी। तभी वहाँ पे 2 सुपारी किलर आकर के खड़ा हो गए। बबीता ने उन दोनों सुपारी किलर्स को अपना कजिन बताकर वैशाली की कार में बैठा लिया, लेकिन कार के अंदर आते ही उन दोनों ने पहले तो क्लोरोफॉर्म सूंघा करके वैशाली को बेहोश कर दिया, फिर गला घोंटकर उसकी जान ले ली। इसके बाद उन्होंने लाश को उठा करके पीछे सीट पर डाल दिया और फिर सबूत मिटाने के इरादे से वैशाली की कार में ही उसकी लाश को लेकर के नदी किनारे पहुँचे। वहाँ पर वो लोग कार और लाश को लावारिस हालत में छोड़कर फरार हो गए। बबीता अपने साथ 8 लाख रुपये लेकर के आई थी और ये रुपये वैशाली को देने थे, लेकिन वैशाली के पीछा छुड़ाने के लिए उसने 8 लाख रुपये सुपारी किलर को दे दिया। इस बयान के आधार पर पुलिस ने बबीता को अरेस्ट कर लिया। साथ ही पुलिस ने पंजाब के एक सुपारी किलर सुखविंदर सिंह को भी अरेस्ट कर लिया। लेकिन इस पूरी घटना में सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि वैशाली ने अपनी दोस्त बबीता को 25 लाख रुपये देने जैसे इतनी बड़ी बात अपने पति हरीश
से भी छुपा रखी थी। यानी वैशाली ने अपने पति को भी कभी इस बात की भनक नहीं लगने दी कि बबीता को इतनी बड़ी रकम उधार दे रखी है। उसका पति हरीश तो ये भी नहीं जानता था कि आखिरकार वैशाली के पास इतना पैसा कहाँ से आया था। और ये तो और बरसात वाले दिन भी जब बबीता ने वैशाली को फ़ोन करके रुपये चुकाने के बहाने बुलाया था, तब भी वैशाली ने अपने पति को ये नहीं बताया था कि वो अपने दोस्त बबीता से उधार में दिए गए 25 लाख रुपए वापस लेने जा रही है। और यही वजह थी कि वैशाली गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते समय हरीश ने भी अगर वैशाली के फ़ोन की कॉल डिटेल्स में उसकी बबीता से आखिरी बातचीत सामने नहीं आती और अगर उस दिन बबीता फैक्ट्री की तरफ जाते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद नहीं हुई होती, तो शायद वैशाली का ये राज भी हमेशा हमेशा के उसकी मौत के साथ ही दफन हो जाता। लेकिन एक गर्भवती महिला की इतनी भयानक साजिश और अपने ही दोस्त के साथ गद्दारी की एक कहानी सुनकर पूरा गुजरात हैरत में पड़ गया। पुलिस को भी इस बात की यकीन नहीं हो रहा था कि वैशाली की सबसे करीबी दोस्त बबीता ही उसकी कातिल निकलेगी। इसके बाद पुलिस ने चार्जशीट तैयार करके उन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। फिलहाल इस केस के बारे में बात करें तो इस कत्ल में शामिल रहे सभी आरोपियों पर वैशाली के साथ साजिश रचने, कत्ल करने, सबूत मिटाने जैसे आरोपों के तहत अभी भी कार्रवाई चल रही है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान नहीं करना है, बल्कि आपको जागरूक करना है। धन्यवाद।